Hi guys, welcome to Adhyanam Academy and you are watching Law of Torts with FCS अतुल जैन। देखो लॉ ऑफ टोर्ट्स में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, दैट इज टोर्ट्स। और टोर्ट्स का मतलब क्या होता है? टोर्ट्स का मतलब होता है एनी रोंगफुल एक्ट। और ये जो रोंगफुल एक्ट होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है सिविल रोंग, एक होता है क्रिमिनल रोंग। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो क्रिमिनल रोंग होता है ना, वो अगेंस्ट पब्लिक एट लार्ज होता है और उसके पीछे कोर्ट का पर्पस होता है पनिश करना, राइट। और जो सिविल रोंग होता है वो अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल होता है और उसमें कोर्ट का पर्पस होता है कंपनसेट करना। किसको कंपनसेट करना? जिसको लॉस हुआ है, राइट। तो लॉ ऑफ टोर्ट्स में हम लोग सिविल रोंग पढ़ रहे हैं कि क्रिमिनल रोंग पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ टोर्ट्स में हम लोग सिविल रोंग पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो लॉ ऑफ टोर्ट्स। देखो जो टोर्ट्स वर्ड है ये टोर्टम वर्ड से डराइव हुआ है। टोर्टम का मतलब क्या है? ये टोर्टम एक लैटिन वर्ड है। तो जो लॉ ऑफ टोर्ट्स है वो कहां से डराइव हुआ है? लैटिन वर्ड टोर्टम से। और फ्रेंच में क्या बोलते हैं? हम इसको टोर्ट बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? सिविल रोंग। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो टोर्ट है वो फ्रेंच वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है कि लैटिन वर्ड है, या जो टोर्टम है वो फ्रेंच वर्ड है, लैटिन वर्ड है कि इंग्लिश वर्ड है, राइट। और सेक्शन 2 क्लोज M में डिफाइन है व्हाट इज टोर्ट। 2 क्लोज 2 M में डिफाइंड है लिमिटेशन एक्ट के व्हाट इज टोर्ट। और क्या कहता है? देखो टोर्ट मीन्स अ सिविल रोंग। क्रिमिनल रोंग की बात नहीं हो रही है। टोर्ट मीन्स अ सिविल रोंग व्हिच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इट मीन्स जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है वो लॉ ऑफ टोर्ट में कवर अप नहीं होगा, राइट। सालमन ने डिफाइन किया है देखो टोर्ट्स को, क्या कहते हैं ये? टोर्ट इज अ सिविल रोंग फॉर विच द रेमेडी इज कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब वो डैमेजेस जो प्री डिसाइडेड नहीं है, जो फिक्स्ड नहीं है, एंड which is not exclusively the breach of contract or breach of trust। तो इन्होंने भी यही बात बोली है जो सेक्शन 2 क्लोज M में लिखी है। क्या लिखा है? कि भाई जो टोर्ट है उसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कवर अप नहीं होते। बट इन्होंने एक चीज और बता दी कि रेमेडी क्या है टोर्ट के केस में। आपके पास रेमेडी है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड नहीं है। लिक्विडेटेड का मतलब फिक्स्ड डैमेजेस नहीं है, प्री डिसाइडेड डैमेजेस नहीं है। कोर्ट बताएगा कितनी डैमेजेस मिलेंगी, राइट। चलो जी आगे चलते हैं। देखो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि जो रोंग है वो दो तरह के होते हैं। रोंगफुल एक्टिविटी दो तरह की होती है, एक सिविल रोंग होता है, एक क्रिमिनल रोंग होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो सिविल रोंग होता है दिस इज अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, दैट इट इज अ प्राइवेट रोंग। और इसके लिए इंजरी मस्ट है। इंजरी का मतलब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इज नेसेसरी। तो दो चीजें होती हैं देखो, एक होता है डैमेजेस, एक होता है इंजरी। दोनों अलग अलग बातें हैं। तो वो ये कहना चाह रहा है कि यहां डैमेजेस होना जरूरी नहीं है, यहां क्या होना जरूरी है? इंजरीज होना जरूरी है, डैमेजेस होना जरूरी नहीं है। इंजरी का मतलब? इंजरी का मतलब है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट। आपका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ हो, चाहे आपको डैमेजेस हुई हो चाहे ना हुई हो, डैमेजेस आर इररिलेवेंट। और थर्ड केस में क्या कहता है? देखो थर्ड पॉइंट में कि यहां कोर्ट का पर्पस क्या होता है? कंपनसेशन, पनिशमेंट देना नहीं होता। तो लॉ ऑफ टोर्ट में कोर्ट का पर्पस क्या होता है? कंपनसेशन। अब देखो अगर हम क्रिमिनल रोंग की बात करें तो क्रिमिनल रोंग में क्या कह रहा है वो? रोंग अगेंस्ट पब्लिक एट लार्ज। वहां तो क्या होता है? रोंग अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल होता है, यहां रोंग अगेंस्ट पब्लिक एट लार्ज होता है, इसलिए हम इसको पब्लिक रोंग बोलते हैं। यहां डैमेजेस होना जरूरी है, सामने वाली पार्टी को डैमेजेस होना जरूरी है, राइट। और कोर्ट ऑर्डर्स पनिशमेंट, मतलब यहां कोर्ट का पर्पस क्या होता है? कोर्ट का पर्पस होता है पनिशमेंट करना, पनिश करना जिसने क्रिमिनल एक्टिविटी की है वो, राइट।
तो हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, देखो रोंगफुल एक्टिविटी पढ़ रहे हैं। कौन से वाला पढ़ रहे हैं, सिविल रोंग की क्रिमिनल रोंग, सिविल रोंग पढ़ रहे हैं। तो जो लॉ ऑफ टोर्ट है वो सिविल रोंग में कवर अप होता है, राइट। लो जी डिफरेंस की बात करते हैं। देखो टोर्ट और क्राइम में क्या डिफरेंस है, तो जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया, जो टोर्ट है वो तो सिविल रोंग है और क्राइम पब्लिक रोंग है। तो क्या कहते हैं, देखो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट और सिविल राइट ऑफ इंडिविजुअल, और इसका पर्पस क्या होता है, कंपनसेशन। वही बात मैंने यहां डायग्रामेटिक वे में लिख दी बस, राइट। तो टोर्ट में पर्पस क्या होता है, रिकंपनसेट करना। किसको रिकंपनसेट करना, एग्रीव्ड पार्टी को या प्लेंटिफ को, जिसको लॉस हुआ है, जिसको इंजरीज हुई है एक तरह से, राइट। और क्राइम की अगर हम लोग बात करें तो यहां ब्रीच ऑफ पब्लिक राइट्स की बात हो रही है, विच अफेक्ट द होल कम्युनिटी। और इसका पर्पस क्या होता है, यहां पनिश करना। किसको पनिश करना, कन्विक्टेड को, जिसने क्राइम किया है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग चलें, नेक्स्ट डिफरेंस में, लो जी डिफरेंस बिटवीन टोर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं अब हम लोग। टोर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या डिफरेंसेस है। टोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहां क्या होता है, देखो ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है विच इज फिक्स्ड बाय लॉ, राइट। तो टोर्ट में क्या होता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है विच इज फिक्स्ड बाय लॉ, का मतलब जो लॉ ने फिक्स की हुई है। मीन्स आप लोगों ने या कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ने आपस में फिक्स नहीं किया ड्यूटीज, वो तो कानून ने ही फिक्स की हुई है। इट मीन्स सिंपल सी बात है, लीगल राइट, है ना। अगर आपका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज कर रहा है, भाई अगर मेरा कोई लीगल राइट है तो वो आपकी लीगल ड्यूटी है। तो या तो ये कह दो कि आप मेरे लीगल राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हो, या ये बोल दो कि आप अपना ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहे हो, बात तो एक ही है। तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट है ना। और यहां डैमेजेस आर जनरली अनलिक्विडेटेड, मतलब डैमेजेस प्री डिसाइडेड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। कौन डिटरमाइन करेगा, इट इज डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। कोर्ट बताएगा कितनी डैमेजेस मिलेगी। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, बट यहां कौन से वाली ड्यूटी है, यहां ड्यूटी वो है विच इज फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, जो आप लोगों ने आपस में डिसाइड की हैं, जो आप लोगों ने आपस में डिसाइड की हैं, राइट। एंड डैमेजेस आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो डैमेजेस यहां प्री डिसाइडेड होती हैं, मतलब पहले से कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आपस में फिक्स कर लेती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने आपको गुड्स की डिलीवरी नहीं दी 15 दिन के अंदर अंदर, तो कितना कंपनसेशन मैं आपको दूंगा, ये प्री डिसाइड हो जाता है दोनों पार्टीज में, राइट। चलो जी चलें आगे। जनरल कंडीशंस ऑफ लायबिलिटी फॉर अ टोर्ट। टोर्ट के लिए क्या कंडीशंस हैं, टोर्ट के लिए क्या कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, सबसे पहली चीज रोंगफुल एक्ट या ओमिशन होना चाहिए। रोंगफुल एक्ट मतलब या तो आपने कोई काम किया हो, रोंगफुली किया हो, मतलब करना नहीं था बट कर दिया, या रोंगफुल ओमिशन होना चाहिए, मतलब करना था नहीं किया। तो या तो रोंगफुल एक्ट होना चाहिए या ओमिशन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए भाई, लीगल डैमेजेस होनी चाहिए, लीगल डैमेजेस होनी चाहिए। लीगल डैमेजेस का मतलब हम लोग यहां दो चीजें पढ़ेंगे। लीगल डैमेजेस का मतलब यहां डैमेजेस से भी है एंड इंजरी से भी है ना। लीगल डैमेजेस से भी मतलब है और इंजरी से भी मतलब है। और देखो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लॉ ऑफ टोर्ट्स के लिए डैमेजेस चाहे ना भी हो एक बार, बट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट या इंजरी होना जरूरी है, इंजरी होना जरूरी है। इंजरी का मतलब क्या हुआ, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट होना जरूरी है। लाइक फॉर एग्जांपल आप एक बात समझ लो, जैसे हमारा ये अध्ययनम अकेडमी है, राइट। आपने इसी के सामने एक और दूसरा इंस्टीट्यूट खोल दिया, ठीक है। ये आपके सामने, मतलब आपके मार्केट में आने से पहले हम लोग फीस चार्ज करते थे 20,000, 25,000, 30,000, बट जब आप मार्केट में आ गए तो कंपटीशन बढ़ गया, राइट। तो एक बात बताओ, मेरा लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ कि नहीं हुआ। आप मार्केट में आ गए तो मुझे फीस रिड्यूस करनी पड़ी, कितनी, 5,000 रुपया फ्री में पढ़ाना पड़ा स्टूडेंट्स को आपके कंपटीशन में आने की वजह से। तो बताओ मुझे डैमेजेस हुई कि इंजरी हुई, क्या मेरा लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ क्या कोई।
अरे लीगल राइट मेरा भी था कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने का, लीगल राइट आपका भी था कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने का। तो आपने अपना राइट एंजॉय किया, मैंने अपना राइट एंजॉय किया। तो क्या आपने मेरे लीगल राइट को इन्फ्रिंज किया? नहीं। मुझे डैमेजेस हुई, हाँ डैमेजेस तो हुई, बट इंजरी नहीं हुई। मेरा इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट नहीं है, तो उस केस में ये लॉ ऑफ टॉर्ट में कवर अप नहीं होगा। बात समझे मेरी? तो लॉ ऑफ टॉर्ट में जाने के लिए डैमेजेस चाहे हो चाहे ना हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। क्या होना जरूरी है? इंजरीज होना जरूरी है, इंजरीज होना जरूरी है। तो इस केस में लॉ ऑफ टॉर्ट में आप कवर अप नहीं होंगे। लाइक एक और एग्जांपल दे देता हूं। तो जैसे आपने किसी गेस्ट को बुलाया अपने घर पे और वो सीधा बेडरूम में पहुंच गया। अब एक बार बताओ, क्या आपको डैमेजेस हुई कुछ? नहीं, डैमेजेस तो ऐसा कुछ नहीं हुई, बट इंजरी हुई? बिल्कुल इंजरी तो है। तो उसने आपके प्राइवेट राइट को क्या किया? इन्फ्रिंज किया, राइट? या कोई शराबी आपके घर में घुस जाता है, डैमेजेस हुई? भाई घुस गया, आपने निकाल दिया, क्या डैमेजेस हुई आपको उससे? कुछ डैमेजेस कुछ नहीं हुई, बट आपका इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट तो है। ऐसे कैसे आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस सकते हो? राइट, दिस इज कॉल्ड टॉर्ट। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए या फिर ओमिशन होना चाहिए। सेकंड वन, लीगल डैमेजेस होना चाहिए। लीगल डैमेजेस में हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं, तो डैमेजेस या इंजरीज। तो डैमेजेस चाहे हो चाहे ना हो, बट इंजरीज होना जरूरी है। थर्ड, wrongful act must be of such a nature as to give rise to a legal remedy, right? जो आपको लीगल डैमेजेस हुई उसके लिए लीगल रेमेडी भी होना चाहिए, राइट? तो जो लीगल डैमेजेस आपको हुई उससे क्या हो रहा है? लीगल रेमेडी एमर्ज हो रही है आपकी। तो ये तीन कंडीशंस हैं जिनको हम वन बाय वन अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि wrongful act और ओमिशन क्या होता है, लीगल डैमेजेस क्या होती हैं, लीगल रेमेडी क्या होती है। इन तीनों को हम लोग वन बाय वन अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये तीनों कंडीशंस वन बाय वन अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नंबर वन है, देखो रॉन्गफुल एक्ट, है ना? तीन कंडीशन थी ना, नंबर वन रॉन्गफुल एक्ट, नंबर टू डैमेजेस, लीगल डैमेजेस, एंड नंबर थ्री लीगल रेमेडी। तो वन बाय वन इन तीनों को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं रॉन्गफुल एक्ट की। तो क्या कहते हैं, देखो रॉन्गफुल एक्ट में द एक्ट कंप्लेंट शुड अफेक्ट एनी ऑफ द लीगल राइट्स, that is right of reputation, right of bodily safety and freedom, and right of property. These rights if violated without legal excuse, वो कहता है अगर इनमें से किसी भी राइट का आपको क्या होता है? वायलेशन होता है, वो भी विदाउट एनी लीगल एक्सक्यूज, देन एग्रीव्ड पर्सन, जिसका राइट वायलेट हुआ है, दैट इज कॉल्ड एग्रीव्ड पर्सन, ही हैज अ राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द पर्सन हु हैड वायलेटेड देम। तो उसके पास क्या है? राइट टू शीव है, राइट टू एक्शन है, राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द पर्सन हु हैज वायलेटेड देम, वेदर लॉस रिजल्ट्स फ्रॉम सच वायलेशन और नॉट। तो मतलब क्या कहना चाह रहा है? लीगल राइट का वायलेशन होना जरूरी है, चाहे बड़ी आपको लॉस हुआ हो या ना हुआ हो, राइट? तो रॉन्गफुल एक्ट में क्या कहना चाह रहा है? थोड़ा अगर हम और डिटेल में जाएं इसमें, तो क्या कहना चाह रहा है जी? देखो रॉन्गफुल एक्ट में, तो देखो अगर डिटेल की हम लोग बात करेंगे रॉन्गफुल एक्ट, तो ये बाद में भी रिपीट होगा, रॉन्गफुल एक्ट की बात हम लोग बाद में भी करेंगे। बट मेन चीज क्या है यहाँ रॉन्गफुल एक्ट में कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट होना चाहिए आपका, चाहे आपको लॉस हो चाहे ना हो, राइट? सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन है लीगल डैमेज। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, डैमेजेस का मतलब क्या होता है? डैमेजेस का मतलब इंजरी भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, राइट? तो लीगल डैमेजेस में दो तरह की चीजें हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, एक तो इंजरीज और दूसरा लॉस। बट लॉस चाहे हो ना हो, इंजरी होना जरूरी है, ये चीज हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है। तो देखो क्या कहना चाहता है, देयर शुड बी अ लीगल इंजरी। मेन कंडीशन क्या हुआ? लीगल इंजरी होना जरूरी है, दैट इज इन्वेजन ऑफ द लीगल राइट। In the absence of an infringement of legal right, an action does not lie, damages are not necessary। देखो क्लियर कट कर दिया यहाँ, damages are not necessary, मतलब लॉस होना जरूरी नहीं है। मैं लिख देता हूँ ये लो, damages मतलब लॉस होना जरूरी नहीं है। तो क्या चीज जरूरी है? इंजरी, लीगल इंजरी। और लीगल इंजरी का मतलब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, कि सामने वाली पार्टी ने आपके लीगल राइट को वायलेट किया है, इन्फ्रिंज किया है। तो देखो दो तरह की मैक्सिम है यहाँ,
एक तो है डैमनम साइन इंजूरिया, दूसरा है इंजूरिया साइन डैमनम। इन डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब क्या हुआ? डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब क्या हुआ? डैमेज विदाउट इंजरी, डैमेज विदाउट इंजरी, डैमेज विदाउट इंजरी। तो ये जो डैमेज विदाउट इंजरी है, क्या ये एक्शनेबल है लॉ ऑफ टॉर्ट में? डैमेज जरूरी है कि इंजरी जरूरी है लॉ ऑफ टॉर्ट में? ऑब्वियस सी बात है, इंजरी जरूरी है, डैमेजेस जरूरी नहीं है, तो ये एक्शनेबल नहीं है। और दूसरा मैक्सिम क्या है? इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब क्या हुआ? इंजरी विदाउट डैमेजेस, इंजरी विदाउट डैमेजेस, है ना? इंजरी विदाउट डैमेजेस का मतलब इंजरी तो हुई है आपको बट लॉस नहीं हुआ। इंजरी का मतलब आपका लीगल राइट तो इन्फ्रिंज हुआ है बट आपको लॉस नहीं हुआ, बट फिर भी ये एक्शनेबल है लॉ ऑफ टॉर्ट में। अब इन दोनों को वन बाय वन हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। डैमनम साइन इंजूरिया, देखो लिखा भी है मैंने, डैमनम साइन इंजूरिया मतलब डैमेज विदाउट इंजरी, दिस इज नॉट एक्शनेबल, राइट? The maxim means that in a given case a man may have suffered damages, कि damages तो आपको हुई हैं and yet have no action in tort, right? उसके बाद भी ये actionable नहीं है law of tort में, because damages is not an interest protected by the law of torts, therefore causing damage however substantial, कहते हैं अगर सामने वाली पार्टी को डैमेजेस हुई हैं, सब्सटेंशियल डैमेजेस हुई हैं, उसके बाद भी ये एक्शनेबल नहीं है। क्यों एक्शनेबल नहीं है? क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट होना जरूरी है, डैमेज होना जरूरी नहीं है। तो जब तक इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट नहीं होगा तब तक आप लॉ ऑफ टॉर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, राइट? चलो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। तो इसी का एक एग्जाम्पल दिया, देखो पहले मैंने डैमनम साइन इंजूरिया का, डैमेज विदाउट इंजरी, इसका मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको। इस एग्जाम्पल में क्या कहना चाहता है? इफ आई ओन अ शॉप एंड यू ओपन अ शॉप इन द नेबरहुड, कहते हैं मेरी भी शॉप है, मेरी भी दुकान है, आपकी भी दुकान है मेरे ही सामने, मतलब मेरी शॉप तो पहले से है, पुरानी है, आपने आज नई दुकान खोली है, राइट? तो आज आपने नई दुकान खोली है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच आई लूज सम कस्टमर्स एंड माई प्रॉफिट फॉल ऑफ, तो समझ गए? तो मेरे कुछ कस्टमर्स आपके पास चले गए, उससे मुझे कुछ लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ, तो मुझे डैमेजेस तो हुई, इंजरी हुई क्या? क्या आपने मेरे लीगल राइट को इन्फ्रिंज किया? सोचने वाली बात है, आपने मेरे लीगल राइट को इन्फ्रिंज नहीं किया, मैं अपना राइट एंजॉय कर रहा हूं, आप अपना राइट एंजॉय कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो सिंपली बात है, देखो क्या लिखा, आई कैन नॉट श्यू यू फॉर द लॉस इन प्रॉफिट बिकॉज यू आर एक्सरसाइजिंग योर ओन लीगल राइट। आप अपना लीगल राइट एंजॉय कर रहे हो, तो मैं आपके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकता, राइट? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी? रॉन्गफुल एक्ट के बाद हम लोगों ने पढ़ा लीगल डैमेजेस होनी चाहिए, और डैमेज में हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, एक इंजरी और दूसरा डैमेजेस। तो इंजरी होना जरूरी है कि डैमेजेस होना जरूरी है? इंजरी होना जरूरी है। इंजरी का मतलब आपका लीगल राइट वायलेट होना जरूरी है, चाहे आपको लॉस हुआ हो या ना हुआ हो, राइट? चलो, तो उसी में अभी हम लोगों ने पढ़ा डैमनम साइन इंजूरिया, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? देखो इंजूरिया साइन डैमनम। तो इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब क्या हुआ? इंजरी विदाउट डैमेजेस, ये तो एक्शनेबल है। मीन्स डैमनम साइन इंजूरिया तो एक्शनेबल नहीं था, बट इंजूरिया साइन डैमनम तो एक्शनेबल है, इंजरी विदाउट डैमेज। तो इंजरी होना जरूरी था लॉ ऑफ टॉर्ट में। इट मीन्स इंजरी विदाउट डैमेजेस वेयर देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट नॉट रिजल्टिंग इन हार्म, इवन देन प्लेंटिफ कैन स्टिल sue इन टॉर्ट। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि कोई शराबी आपके घर में घुसाता है, राइट? तो क्या उससे आपको कुछ डैमेजेस हुई? डैमेजेस कुछ नहीं हुई, बट आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है। तो क्या लॉ ऑफ टॉर्ट अप्लाई होगा? बिल्कुल अप्लाई होगा, राइट? ठीक है। तो इसमें लिखा भी है कि सम राइट्स आर सो इंपॉर्टेंट दैट देयर वायलेशन इज एन एक्शनेबल टॉर्ट
विदाउट प्रूफ ऑफ डैमेज, राइट। डैमेज अगर नहीं भी है तो भी वो एक्शनेबल टोर्ट है। कुछ राइट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। दस द एक्ट ऑफ ट्रेसपासिंग अपॉन अनदर्स लैंड इज एन एक्शनेबल टोर्ट इवन दो इट हैज नॉट कॉज द प्लेंटिफ इवन द स्लाइटेस्ट हार्म। मतलब क्या कहना चाह रहा है? एक्ट ऑफ ट्रेसपासिंग अपॉन अनदर्स लैंड, समझ गए ना? मतलब आप दूसरे की जमीन पे, दूसरे की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बिना पूछे घुस गए, तो ये भी क्या है? एक्शनेबल है। ये भी लॉ ऑफ टोर्ट में कवर अप होगा, चाहे पड़े ही उसको कोई भी लॉस ना हुआ हो, राइट। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। चलो, लीगल रेमेडी। तो लॉ ऑफ टोर्ट के लिए 3 कंडीशंस होना जरूरी था। नंबर 1 रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, नंबर 2 लीगल डैमेज होना चाहिए, नंबर 3 लीगल रेमेडी होना चाहिए। तो हम लोग लीगल रेमेडी पे आ गए। लीगल रेमेडी में क्या कहना चाह रहा है वो? द मेन रेमेडी फॉर टोर्ट इज एन एक्शन फॉर डैमेजेस although some other remedies also exist like injunction। ठीक है, तो देखो लीगल रेमेडी में क्या कहना चाह रहा है? मेन रेमेडी तो क्या है आपके पास? एक्शन फॉर डैमेजेस, राइट। तो आप डैमेजेस मांग सकते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। कुछ और रेमेडीज भी हैं, ये सब रेमेडीज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेन रेमेडी तो क्या है? एक्शन फॉर डैमेजेस, कि आप सूट फाइल कर सकते हैं डैमेजेस के लिए। कुछ और रेमेडीज भी एग्जिस्ट करती हैं लाइक इंजंक्शन, मतलब स्टे ऑर्डर इशू करा सकते हैं आप, सेल्फ हेल्प एटसेट्रा। सेल्फ हेल्प इज अ रेमेडी विच द इंजर्ड पार्टी कैन अवेल हिमसेल्फ विदाउट गोइंग टू द कोर्ट। सेल्फ हेल्प में क्या कहना चाह रहा है वो? कि बिना कोर्ट में जाए भी आप ये रेमेडी यूज कर सकते हैं अपने आप। फॉर एग्जाम्पल भी दिया है, इफ ए फाइंड्स अ ड्रंकन स्ट्रेंजर इन हिज रूम who has no business to be there, he is entitled to get rid of him if possible without force, otherwise with reasonable force। कह रहा है अगर कोई शराबी आपके घर में घुस गया तो पहले आप कोर्ट में जाओगे क्या तो उसको निकालने के लिए? तो यहां आपके पास कौन सी रेमेडी है? यहां आपके पास कौन सी रेमेडी है? सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प का मतलब आप खुद ही उसको बाहर निकाल दो, कोर्ट थोड़ी आएगा आपके घर बाहर निकालने उसको, या पहले कोर्ट में अप्लाई करोगे। कहते हैं खुद ही बाहर निकाल दो, और जरूरत पड़े तो विद फोर्स भी आप ये काम कर सकते हैं, विदाउट फोर्स भी, विद फोर्स भी। पहले तो उसको प्यार से बोलो भाई क्या कर रहा है, निकालो। नहीं मानता तो रीजनेबल फोर्स भी यूज कर सकते हैं। रीजनेबल फोर्स का मतलब ये नहीं आपने लाठी डंडे चला दिए, है ना, उसका सर फोड़ दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। डन, ठीक है। चलो जी, तो यहां नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अब हम लोग, मेंस रिया। मेंस रिया में क्या कहता है? द जनरल प्रिंसिपल लाइज इन द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मेंसिट रिया। ये पूरे लेटिन वर्ड्स हैं, देखो लेटिन लैंग्वेजेस हैं। इस पूरे कोटेशन का मतलब क्या है, इस मैक्सिम का मतलब क्या है? कि भाई द एक्ट इटसेल्फ क्रिएट्स नो गिल्ट इन द एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड। मीन्स कहते हैं गिल्टी माइंड होना जरूरी है, गिल्टी माइंड होना जरूरी है। गिल्टी माइंड का मतलब इविल इंटेंशन होना जरूरी है। कोई भी काम गलत नहीं होता अगर इविल इंटेंशन से ना किया जाए तो, ठीक है ना। तो इविल इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। इट डजंट मीन दैट फॉर द लॉ ऑफ टोर्ट द एक्ट मस्ट बी डन विद एन इविल मोटिव, but simply means that must be done either with wrongful intention or negligence। कहते हैं यहां लॉ ऑफ टोर्ट्स में सिर्फ हम लोग wrongful intention को कंसीडर नहीं करेंगे, नेग्लिजेंस भी कवर अप होगा, लापरवाही भी इसी में कवर अप होगी। तो एक चीज तो है किया ही जानबूझ के इविल इंटेंशन है, और दूसरा क्या कह रहा है? नेग्लिजेंस, मतलब लापरवाही यूज की है आपने। हाउएवर इन द केसेस ऑफ एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ये इसका एक्सेप्शन हो गया एक तरह से। तो क्या कहना चाह रहा है कि वैसे तो क्या होना जरूरी है? रॉन्गफुल इंटेंशन या फिर नेग्लिजेंस, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं जहां रॉन्गफुल इंटेंशन आपकी नहीं भी थी ना, नेग्लिजेंस नहीं भी थी ना, तो भी आपके अगेंस्ट लॉ ऑफ टोर्ट में सूट फाइल हो सकता है। In the cases of absolute or strict liability, even wrongful intention or negligence also need not be proved।
तो पढ़ेंगे हम लोग इसमें केस पढ़ेंगे रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का। तो उसमें ये प्रूव किया उन्होंने कि रोंगफुल इंटेंशन नहीं भी थी तो भी आपके अगेंस्ट लॉ ऑफ टॉर्ट का सूट फाइल होगा, राइट। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने यहाँ क्या पढ़ा अभी, मेंस रिया का मतलब गिल्टी माइंड, और गिल्टी माइंड में वो ये कहना चाह रहे हैं लॉ ऑफ टॉर्ट में तो हम लोग दोनों चीजें कवर अप करेंगे, गिल्टी माइंड भी और नेग्लिजेंस भी। वो अलग बात है कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अगर गिल्टी माइंड नहीं भी है तो भी आप लायबल हैं, राइट। वो सब चीजें भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ टॉर्चियस लायबिलिटी। ये काइंड ऑफ टॉर्चियस लायबिलिटी जो है, टॉर्चियस लायबिलिटी तीन तरह की होती है। नंबर 1 स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी, राइट। नंबर 2 विकेरियस लायबिलिटी एंड नंबर 3 विकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट, राइट। स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में तो वो क्या कहेगा, अगर हम लोग शॉर्ट में बात करें तो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के केस में तो जो डिफॉल्टिंग पार्टी है, जो डिफॉल्टर है, उसके अगेंस्ट सूट फाइल होगा ही होगा हर केस में, चाहे उसकी नेग्लिजेंस या इविल इंटेंशन रही हो चाहे ना रही हो। और विकेरियस लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, विकेरियस लायबिलिटी का मतलब होता है मास्टर इज हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ सर्वेंट, कि गलती अगर सर्वेंट करेगा तो लायबल कौन होगा, मास्टर। एंड थर्ड वन इसी तरह से विकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। तो विकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट की बात करेंगे हम लोग कि गवर्नमेंट विकेरियसली लायबल है या नहीं है, मीन्स गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो गवर्नमेंट एजेंसीज काम करती हैं उसके लिए गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, देखो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी की। तो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में चलते हैं। तो देखो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या कहता है, इन सम टोर्ट्स द डिफेंडेंट इज लायबल इवन दो the harm to the plaintiff occurred without intention or negligence on the part of the defendant। तो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या कहना चाह रहा है कि जो डिफेंडेंट है चाहे पड़ी उसकी विदाउट मतलब उसकी कोई इविल इंटेंशन ना रही हो, ना ही उसकी कोई नेग्लिजेंस रही हो, उसके बाद भी उसके अगेंस्ट सूट फाइल होगा ही होगा। तो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के केसेस कुछ इस तरह के हैं जहां डिफेंडेंट की चाहे बड़ी इविल इंटेंशन ना हो, चाहे उसकी नेग्लिजेंस नहीं हो, बट फिर भी वो लायबल है। इन अदर वर्ड्स द डिफेंडेंट इज हेल्ड लायबल इवन विदाउट फॉल्ट। तो शॉर्ट में बोल दिया इसने इवन विदाउट फॉल्ट, चाहे बड़ी डिफेंडेंट का कोई फॉल्ट ना हो तब भी वो लायबल है, ये कहना चाह रहा है। तो देखो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में आगे चलते हैं भाई। यहां हम लोग बात कर रहे हैं लायबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट की, और इसमें हम लोग एक केस पढ़ेंगे रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का। ये इसका लैंडमार्क केस है, सबसे पहला केस यही है एक तरह से कहना चाहिए जिसमें डिफाइन हुआ कि लायबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट राइज होगा नहीं होगा, राइट। ये सब चीजें इसी केस में डिस्कस हुई। तो क्या कहना चाहता है, लायबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट में सच टाइप ऑफ लायबिलिटी अराइजेज इन केसेस वेयर डैमेज इज डन बाय द एस्केप ऑफ डेंजरस सब्सटेंस brought or kept by anyone upon his land। मतलब वो ये कहना चाह रहा है अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी पे अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी पे डेंजरस सब्सटेंसेस इकट्ठे किए हुए हैं, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे डेंजरस सब्सटेंसेस इकट्ठे किए हुए हैं, एक्यूमुलेट किए हुए हैं, जिसका आपको अंदाजा है कि अगर ये यहां से एस्केप हुआ, राइट, तो पड़ोसी को नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए आप लायबल होंगे चाहे पड़े ही आपकी कोई इविल इंटेंशन या नेग्लिजेंस हो चाहे ना हो, ये कहना चाह रहा है। तो सच केसेस आर वेयर अ मैन इज मेड बाय लॉ एन इंश्योरर ऑफ द अदर अगेंस्ट द रिजल्ट ऑफ हिज एक्टिविटीज एज वाज हेल्ड इन द केस ऑफ रिलायंस वर्सेस फ्लेचर। तो सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ही चाहे पड़े ही प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कुछ डेंजरस सब्सटेंसेस अगर एक्यूमुलेट करते हो और जिसका आपको अंदाजा है कि अगर यहाँ से एस्केप हुए पड़ोसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आप लायबल होंगे ही होंगे उस केस में। अगर पड़ोसी को कोई भी नुकसान होता है चाहे पड़े ही आपकी कोई इविल इंटेंशन थी या नहीं थी। इस केस में देखो हुआ क्या, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको पहले शॉर्ट में। मान लेते हैं ये मिस्टर रिलायंस हैं, राइट, ये फ्लेचर हैं।
डन। तो ये जो मिस्टर रिलायंस थे, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर फ्लेचर से, जो कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर थे। किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया? एक ना रिजर्वायर बनवाना था बहुत बड़ा पानी के स्टोरेज के लिए। तो ये रिलायंस अपनी जमीन पे, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे एक बड़ा सा रिजर्वायर बनवा रहे थे पानी एक्यूमुलेट करने के लिए। किससे कॉन्ट्रैक्ट किया? फ्लेचर से, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। अब जिस प्रॉपर्टी पे ये रिजर्वायर बनवा रहे थे ना, उसी के बेसमेंट में, मतलब नीचे जमीन में, कुछ ओल्ड माइनिंग शाफ्ट्स थी, ओल्ड माइनिंग शाफ्ट्स थी। कुछ ओल्ड माइनिंग शाफ्ट्स थी, राइट। तो हुआ क्या, ये जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था ना, ये जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था, ये जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था भाई, इसका नाम फ्लेचर नहीं था, ये मैंने गलती से लिख दिया। फ्लेचर तो नाम किसका था? ये जो रिलायंस है ना, जहां ये रिजर्वायर बनवा रहे थे, इसके पड़ोस में ही एक कोल माइन थी, है ना। तो वहां का जो ओनर था उसका नाम फ्लेचर था, ये मैंने गलती से लिख दिया यहां, ठीक है। तो जो मिस्टर रिलायंस हैं, इन्होंने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया। किससे कॉन्ट्रैक्ट किया? यहां दोबारा लिख देता हूं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया। किस लिए? एक रिजर्वायर बनवाने के लिए। ये मैं हटा देता हूं यहां से, डन। चलो, एक पानी का रिजर्वायर बनवाने के लिए। और भाई इस रिजर्वायर के, जहां ये रिजर्वायर बनवा रहे थे, उसी के नीचे ओल्ड माइनिंग शाफ्ट्स पड़ी हुई थी। इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इन्होंने रिजर्वायर बनवा दिया। जैसे ही उसमें पानी स्टोर किया, पानी इकट्ठा किया, तो ये जो ओल्ड माइनिंग शाफ्ट्स के थ्रू ना, ये क्या हुआ, ये सारा पानी कहाँ चला गया? कोल माइन में चला गया। पड़ोस में एक कोल माइन थी जिसका ओनर था कौन? फ्लेचर। तो कोल माइन में चला गया और उससे सारा कोयला खराब हो गया उसका, राइट। उससे सारा कोयला खराब हो गया। अब फ्लेचर ने केस फाइल किया। तो ये पानी देखो, ओल्ड माइंस के थ्रू जो पड़ी हुई थी, उसके थ्रू क्या हुआ? कोल माइन में चला गया, सारा कोयला खराब हो गया। अब जो फ्लेचर है उसने सूट फाइल किया। क्या कह रहा है कि भाई कंपनसेशन दिलाओ। लॉ ऑफ टॉर्ट में सूट फाइल कर दिया उन्होंने। तो बताओ कंपनसेशन बनता है कि नहीं बनता है? सोचने वाली बात है। अब इतना ह्यूज क्वांटिटी में अगर आप पानी इकट्ठा कर रहे हो, वैसे तो देखो एक तरह से लापरवाही किसकी रही है यहाँ? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की। बट उसके बावजूद भी लायबल कौन होगा? रिलायंस लायबल होगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज, इतना ह्यूज क्वांटिटी में अगर आप पानी स्टोर कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पड़ोसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है, राइट। तो देखो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या कहा रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में? इट वाज हेल्ड दैट इफ अ पर्सन ब्रिंग्स or accumulates on his land anything which if it should escape may cause damage to his neighbors, he does so at his own peril, right। कहते हैं अगर आप अपनी प्रॉपर्टी पे कुछ भी एक्यूमुलेट करते हो जिसका आपको पता है कि अगर यहां से एस्केप हुआ तो पड़ोसी को नुकसान पहुंचा सकता है, डैमेजेस हो सकती हैं, तो वो ऐसा किसके रिस्क पे करता है? सिर्फ और सिर्फ अपने रिस्क पे करता है। इफ इट डज एस्केप, और उसके बाद अगर ये जो डेंजरस सब्सटेंस है एस्केप होता है और पड़ोसी को नुकसान हो जाता है, नेबर को आपके नुकसान हो जाता है, चाहे बड़े ही केयरफुल, कितना भी केयरफुल क्यों ना रहा हो डिफेंडेंट, राइट, वट एवर प्रिकॉशंस ही मे हैव टेकन टू प्रिवेंट द डैमेजेस, उसके बाद भी लायबल तो वो होगा ही होगा। कौन? डिफेंडेंट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ वही बात रिपीट हुई है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी पे कुछ भी डेंजरस सब्सटेंस एक्यूमुलेट करते हो और जो एस्केप होने के बाद प्रॉपर्टी पड़ोसी को नुकसान पहुंचा सकता है और एक्चुअल में पड़ोसी को नुकसान हो भी जाता है, ठीक है, तो ये सब आप अपने खुद के रिस्क पे करते हो, आप लायबल होंगे ही होंगे, चाहे पड़े ही आपकी विल इंटेंशन या नेग्लिजेंस हो चाहे ना हो, राइट। तो केस के फैक्ट्स भी देख लेते हैं एक बार।
जो केस मैंने अभी आपको बताया उसके फैक्ट्स भी देख लेते हैं एक बार। तो मिस्टर रिलायंस कौन थे इस केस में? एक मिल ओनर थे। उन्होंने क्या किया था? एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया था, हु वर अपरेंटली कॉम्पिटेंट टू कंस्ट्रक्ट अ रिजर्वायर। क्या बनवाना था उस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से? इसको एक रिजर्वायर बनवाना था, है ना, टू प्रोवाइड वाटर फॉर हिज मिल। उसकी मिल के लिए जो पानी चाहिए था उसके लिए उन्होंने रिजर्वायर बनवाना था। देयर वर ओल्ड डिसयूज्ड माइनिंग शाफ्ट्स अंडर द साइट ऑफ द रिजर्वायर। कहते जहां रिजर्वायर बनना था उसी साइट के नीचे कुछ ओल्ड डिसयूज्ड माइनिंग शाफ्ट पड़ी हुई थी, विच द कॉन्ट्रैक्टर्स फेल्ड टू ऑब्जर्व। तो जिसको आपने हायर किया था वो उसको ध्यान से नहीं देख पाया, बिकॉज दे वर फिल्ड विद अर्थ, राइट। मिट्टी के नीचे दबी हुई थी, दिखाई नहीं दे रही थी, उसने भी ध्यान नहीं दिया। द कॉन्ट्रैक्टर्स देयरफॉर डिड नॉट ब्लॉक देम। कॉन्ट्रैक्टर्स ने उसको ब्लॉक नहीं किया। व्हेन द वाटर वाज फिल्ड, जब इस रिजर्वायर में पानी इकट्ठा किया गया, पानी भरा गया, इट बर्स्ट थ्रू द शाफ्ट्स एंड फ्लडेड द प्लेंटिव्स दैट इज फ्लेचर्स कोल माइन ऑन द एडजॉइनिंग लैंड। तो जैसे ही इस रिजर्वायर में पानी इकट्ठा किया, ये पानी ओल्ड माइनिंग शाफ्ट के थ्रू कहां चला गया? कोल माइन में, और उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया। इट वॉज फाउंड एज अ फैक्ट दैट वी डिड नॉट नो ऑफ द शाफ्ट्स एंड हैड नॉट बीन नेग्लिजेंट। कहते जो मिस्टर रिलायंस थे वैसे तो उन्हें नहीं पता था शाफ्ट्स वगैरह के बारे में, ना ही उसकी कोई नेग्लिजेंस है। दो द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की आप कह सकते हैं एक बार को नेग्लिजेंस है। तो बी वाज हेल्ड लायबल। बी का मतलब मैं यहाँ किससे लगा रहा हूँ? रिलायंस से। तो रिलायंस तो लायबल होगा ही होगा। रीजन बीइंग, सबसे बड़ी गलती क्या है कि इतनी लार्ज क्वांटिटी में पानी स्टोर करना वो अपने आप में ही क्या है? रोंगफुल एक्टिविटी है, राइट। नेक्स्ट में आते जी। तो जज ने क्या कहा? देखो कोर्ट ने क्या कहा? We think that the true rule of law is that the person who for his own purpose brings on his land and collects and keeps anything likely to do mischief if it escape must keep at his own peril। तो वही वाली बात यहाँ फिर से रिपीट हुई। तो कोर्ट ने क्या कहा कि कुछ भी अगर आप सब्सटेंस इकट्ठा करते हो अपनी प्रॉपर्टी पे और आपको पता है कि अगर ये एस्केप हुआ तो पड़ोसी को नुकसान हो सकता है, तो ऐसा आप अपने खुद के रिस्क पे करते हो, आप लायबल होंगे ही होंगे। He does not do so is prima facie answerable for all the damages which is natural consequences of this escape। कि आप ही लायबल होंगे प्राइमा फेसी, ये कहना चाह रहा है। लेटर इन केस ऑफ रीड वर्सेस लियोन्स, एक और केस है जी रीड वर्सेस लियोन। इस केस में कोर्ट ने क्या कहा? दो कंडीशन बताई। कहते देखो रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का अगर रूल अप्लाई करना है तो दो कंडीशंस हैं। रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का रूल अप्लाई करने के लिए दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, एस्केप फ्रॉम अ प्लेस ऑफ विच द डिफेंडेंट हैज ऑक्यूपेशन। मतलब जो डिफेंडेंट के पोजीशन में प्रॉपर्टी है वहां से कुछ एस्केप होना चाहिए, राइट। तो क्या कह रहा है? एस्केप फ्रॉम अ प्लेस ऑफ विच द डिफेंडेंट हैज ऑक्यूपेशन टू अ प्लेस विच इज आउटसाइड हिज ऑक्यूपेशन और कंट्रोल, राइट। समथिंग लाइकली टू डू मिसचीफ, कुछ भी ऐसा स्टोर किया आपने जो लाइकली टू डू मिसचीफ है। नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड होना चाहिए। तो दो चीजें, एस्केप होना चाहिए, दूसरा नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड होना चाहिए। तो अब एक बात बताओ, इतना लार्ज क्वांटिटी में पानी स्टोर करना क्या ये नेचुरल यूज ऑफ लैंड है? नहीं, ये नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है, यही कहना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं जी। अब इसके एक्सेप्शंस पे आ गए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? देखो एक्सेप्शंस किस चीज के? रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के। मतलब इन एक्सेप्शनल केसेस में डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। इन एक्सेप्शनल केसेस में डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं? नंबर 1, डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड।
अगर आप अपनी प्रॉपर्टी का नेचुरल यूज कर रहे हो, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी का क्या कर रहे हो, नेचुरल यूज कर रहे हो, तो उस केस में डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। तो क्या कहता है देखो इस केस में, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के केस में क्या हुआ था, जो पानी आपने कलेक्ट किया था रिजर्वोयर में, वो भी इतना लार्ज क्वांटिटी में, कोर्ट ने क्या कहा, ये नेचुरल यूज ऑफ लैंड नहीं है, तो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है। हाँ, अगर आप पानी स्टोर करते हैं फॉर ऑर्डिनरी डोमेस्टिक पर्पस तो वो नेचुरल यूज है। समझ गए बात भाई? जिन एरियाज में पानी नहीं आता वो पानी स्टोर करके भी रखते हैं अपने पास, पानी की टंकी बनवा देते हैं घर के बाहर ही, है ना, जमीन के नीचे भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनवा देते हैं छोटे मोटे, राइट, तो वो सब तो नेचुरल यूज में आएगा। तो कीपिंग वाटर फॉर ऑर्डिनरी डोमेस्टिक पर्पस इज नेचुरल यूज, थिंग्स नॉट एसेंशियली डेंजरस सच एज वाटर पाइप इंस्टॉलेशन, कि आपने अपनी प्रॉपर्टी में वाटर पाइप इंस्टॉलेशन कराया, लाइटनिंग ऑफ फायर इन अ फायर प्लेस एंड नेसेसरी वायरिंग फॉर सप्लाइंग इलेक्ट्रिक लाइट्स, राइट, बिजली का कनेक्शन कराया, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग कराई, ये सब तो नेचुरल यूज ऑफ लैंड में आएंगे। समझ गए बात? अब आपने अपने घर में इलेक्ट्रिक फिटिंग कराई, बराबर वाले ने उसी तरफ उसी साइड पानी की लाइन लगा रखी है, तो इलेक्ट्रिक शॉक पहुंच जाता है, बारिश में हो भी जाता है ऐसा कि भाई उसके घर में इलेक्ट्रिक करंट चला गया, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया उसको, थोड़ा वो जो भी है सच हो जाता है बारिश में, तो क्या वो नेचुरल यूज है, नॉन नेचुरल यूज है? तो नेचुरल यूज है भाई, मैंने भी अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग कराई है, वो तो मेरा राइट है, राइट। चलो, तो सबसे पहला एक्सेप्शन क्या हुआ, डैमेजेस ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड, कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी पर नेचुरल यूज ऑफ लैंड कर रहे थे तो उस केस में रिलायंस वर्सेस फ्लेचर अप्लाई नहीं होगा। नंबर 2 में आता है कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। तो देखो नाम से ही पता लग रहा है, हेडिंग से ही पता लग रहा है, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ मतलब अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी पे कुछ स्टोर किया भी था बट आपने प्लेंटिफ की कंसेंट ली थी, प्लेंटिफ की कंसेंट ली थी कि भाई मैं ये वहां पानी इकट्ठा कर लूं या रिजर्वायर बनवा लूं, उसकी कंसेंट ली थी, तो उस केस में फिर वो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई नहीं होगा। क्या कह रहा है देखो, वेयर द प्लेंटिफ हैज कंसेंटेड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डेंजरस थिंग्स इन द डिफेंडेंट्स लैंड। तो जैसे रिलायंस वर्सेस फ्लेचर की बात करें तो इतने लार्ज क्वांटिटी में जो पानी इकट्ठा कर रहा था वो तो नेचुरल यूज नहीं था, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड था। बट अगर पड़ोसी की परमिशन ले लेते हैं, प्लेंटिफ की कंसेंट ले लेते हैं, तो क्या उस केस में वो लायबल होगा? फिर रिलायंस नहीं लायबल होगा। द लायबिलिटी अंडर द रूल इन रिलायंस वर्सेस फ्लेचर डज नॉट अराइज अगर आप प्लेंटिफ की कंसेंट ले लेते हो तो। और एक चीज और कहा, चाहे पढ़े ही आपने प्लेंटिफ की कंसेंट नहीं ली, बट जो रिजर्वोयर अगर बन रहा था ये दोनों के बेनिफिट के लिए था, दोनों के बेनिफिट के लिए मतलब डिफेंडेंट के लिए भी और प्लेंटिफ के लिए भी। तो इंप्लाइड है, ये माना जाएगा कि प्लेंटिफ की कंसेंट है। अगर कॉमन बेनिफिट के लिए तो क्या माना जाएगा? प्लेंटिफ की कंसेंट है, राइट। चलें आगे। तो फर्स्ट एक्सेप्शन क्या हुआ? नेचुरल यूज ऑफ लैंड। सेकंड एक्सेप्शन क्या हुआ? कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ। थर्ड एक्सेप्शन पे आते हैं, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी की बात करते हैं, ठीक है जी। तो देखो थर्ड एक्सेप्शन पे आते हैं। थर्ड एक्सेप्शन क्या है? एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी। तो एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी में वो ये कहना चाह रहा है कि मान लो जो आपके नेबर को जो लॉस हुआ है वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। मतलब डेंजरस सब्सटेंस तो मैंने एक्यूमुलेट किए हुए थे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, बट वो जो डेंजरस सब्सटेंस है वो जो एस्केप हुए हैं और नेबर की प्रॉपर्टी तक पहुंचे हैं, वो किसकी वजह से? थर्ड पार्टी की वजह से, किसी स्ट्रेंजर की वजह से, राइट। तो उस केस में भी एक्सेप्शन अप्लाई होगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, मतलब डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। तो देखो इस केस में क्या कह रहा है? एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी थर्ड एक्सेप्शन है। फर्स्ट एक्सेप्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी? नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। नंबर 1 एक्सेप्शन क्या था? नेचुरल यूज ऑफ लैंड। एंड नंबर 2 क्या था? नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था? कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, है ना। तो नंबर 1 में क्या पढ़ा? नेचुरल यूज ऑफ लैंड एक्सेप्शन में। नंबर 2 में क्या पढ़ा? कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। थर्ड में आ गए हम लोग, किस में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। तो क्या कह रहा है इस केस में? देखो
if the harm has been caused due to the act of stranger who is neither defendant servant nor agent nor the defendant has any control over him, the defendant will not be liable. The defendant will not be liable. तो एक और केस है बॉक्स वर्सेस जुब का. इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो भी काफी कुछ सिमिलर हैं रिलायंस वर्सेस फ्लेचर से रिलेटेड. तो काफी कुछ जो फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड थे, उससे सिमिलर थे. तो इस केस में क्या हुआ, द डिफेंडेंट रिजर्वायर वाज कोज्ड बाय ब्लॉकिंग ऑफ अ ड्रेन बाय स्ट्रेंजर, कि रिजर्वायर से ओवरफ्लो हुआ था पानी का. और वो ओवरफ्लो हुआ क्यों, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम था वो किसी ने ब्लॉक कर दिया था. तो ऑब्वियस सी बात है, जब ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा तो पानी ओवरफ्लो ही होगा. तो वो पानी ओवरफ्लो होकर नेबर के घर तक पहुंच गया, नेबर की प्राइवेट प्रॉपर्टी तक पहुंच गया. तो इस केस में कोर्ट ने क्या कहा, द डिफेंडेंट वाज हेल्ड नॉट लायबल, क्योंकि उसकी बेचारे की कोई भी गलती नहीं है, गलती तो सारी किसकी है, स्ट्रेंजर की है. बट इफ द एक्ट ऑफ द स्ट्रेंजर इज और कुड बी फोरसीन बाय द डिफेंडेंट, मतलब कि स्ट्रेंजर का जो एक्ट है अगर वो एक्सपेक्टेड था, मतलब जो डिफेंडेंट है उसके माइंड में ये था कि ऐसा हो सकता है, तब तो डिफेंडेंट लायबल होगा. राइट, तो डिफेंडेंट विल बी लायबल, ये कहना चाह रहा है. तो इन शॉर्ट, अगर पानी ओवरफ्लो हुआ है किसकी वजह से, कि ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक कर दिया था किसने, किसी स्ट्रेंजर ने, तो उस केस में डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा. राइट, तो डिफेंडेंट की कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगी. बट डिफेंडेंट के अगर माइंड में थी ये बात कि ऐसा हो सकता है, तो उस केस में डिफेंडेंट लायबल होगा. डन. नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं जी, फोर्थ एक्सेप्शन. हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. तो इन केसेस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई नहीं होगी. राइट, तो फोर्थ एक्सेप्शन स्टेचुरी अथॉरिटी. स्टेचुरी अथॉरिटी जैसा नाम से ही पता लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट एजेंसीज गवर्नमेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं और उस टाइम पे आपको कोई लॉस हो जाता है, राइट, तो उस केस में वो गवर्नमेंट एजेंसीज लायबल नहीं है. तो क्या कहता है, समटाइम्स पब्लिक बॉडीज स्टोरिंग वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लायबिलिटी सो लॉन्ग एज दे हैव टेकन रीजनेबल केयर. तो जैसे आपको पता ही होगा आज की डेट में आईजीएल वाले घर घर में वो गैस भी पहुंचा रहे हैं, पानी पाइप के थ्रू, है ना. तो अब अगर एक बात सोचो, अगर वो पाइप फट जाता है, आग लग जाती है किसी के घर में, तो क्या आप उसके ऊपर सूट फाइल करोगे? नहीं, क्योंकि वो एक तरह से पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. तो देखो इस केस में भी यही हुआ. दस इन ग्रीन वर्सेस शेल्जिया वाटर वर्क्स कंपनी, द डिफेंडेंट कंपनी हैड अ स्टेचुरी ड्यूटी. जो डिफेंडेंट कंपनी है उसकी स्टेचुरी ड्यूटी थी किस चीज की, टू मेंटेन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर. राइट, अ मेन बिलोंगिंग टू द कंपनी बस्ट without any fault on its part, as a consequence of which plaintiff's premises were flooded with water. समझ गए ना. तो इस केस में क्या हुआ कि एक कंपनी थी, उसकी स्टेचुरी ड्यूटी थी किस चीज की, टू मेंटेन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर. राइट, और उसके बाद क्या हुआ, मेन बिलोंगिंग टू द कंपनी बस्ट विदाउट एनी फॉल्ट ऑन इट्स पार्ट, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो प्लेंटिफ की जो प्रीमाइसेस थी वो ओवर फ्लडेड हो गई विद वाटर. इट वाज हेल्ड दैट द कंपनी वाज नॉट लायबल. कंपनी लायबल नहीं है, एज द कंपनी वाज एंगेज्ड इन परफॉर्मिंग स्टेचुरी ड्यूटी. पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही थी जी कंपनी. डन. नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं. नेक्स्ट एक्सेप्शन पे आ जाओ, एक्ट ऑफ गॉड. इसको हम विस मेजर भी बोलते हैं, एक्ट ऑफ गॉड, है ना. एक्ट ऑफ गॉड में क्या कहना चाह रहा है कि प्लेंटिफ को जो लॉस हुआ है अगर वो एक्ट ऑफ गॉड है तो उस केस में भी डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा. तो इफ एन एस्केप, अगर एस्केप क्यों होता है, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से एस्केप हो रहा है और नेबर को लॉस हो जाता है, तो एस्केप क्यों हुआ आपकी प्रॉपर्टी से, थ्रू नेचुरल कॉजेज एंड विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. उसमें किसी की भी कोई भी गलती नहीं है, भगवान की गलती है एक तरह से ना, एक्ट ऑफ गॉड है. and of which human prudence is not bound to recognize the possibility, it is an act of God. तो सिंपल सी बात वो ये कहना चाह रहा है फिफ्थ एक्सेप्शन में कि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से अगर प्लेंटिफ को लॉस होता है, राइट, तो उस केस में टोर्ट के लिए आप सूट फाइल नहीं कर सकते.
लास्ट में कहता है जी 6.6 एक्सेप्शन लास्ट है ना, ये चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, लास्ट एक्सेप्शन है एस्केप ड्यू टू प्लेंटिव्स ऑन डिफॉल्ट, कि डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी से जो एस्केप हुआ, एस्केप तो देखो डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी से हुआ, बट किसकी गलती की वजह से? प्लेंटिव की खुद की गलती की वजह से हुआ, प्लेंटिव की खुद की गलती की वजह से हुआ। तो क्या कह रहा है इस केस में? देखो, डैमेज बाय द एस्केप ड्यू टू द प्लेंटिव्स ऑन डिफॉल्ट वाज कंसीडर्ड टू बी गुड डिफेंस in Reliance versus Fletcher itself. Also, if the plaintiff suffers damage by his own intrusion, into the defendant's property, he cannot complain for damages so caused. मतलब भाई अगर प्लेंटिफ के खुद के एक्ट की वजह से अगर लॉस हुआ है उसको, तो उस केस में डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। बस, तो ये 6 एक्सेप्शन थे किसके? रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के। तो इन केसेस में डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। कौन से 6 केसेस पड़े? नंबर 1, अगर आप नेचुरल यूज ऑफ लैंड कर रहे थे, नहीं तो जैसे आपने पानी घर के डोमेस्टिक पर्पज के लिए स्टोर करके रखा था, तो कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे छत के ऊपर आप टैंक रखते हैं बड़े बड़े पानी भरने के लिए, और कई बार ऐसा भी होता है कि सबमर्सिबल का पानी आपने चला रखा है, थोड़ी देर ज़्यादा चल गया, तो उसकी वजह से वो टैंक फट जाता है ना, प्लास्टिक का टैंक, आपके छत पे पानी पानी हो गया सारा, तो क्या आप सूट फाइल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो देखो एक तरह से नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड नहीं था, नेचुरल यूज ऑफ लैंड था। सेकंड वन, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, कि चाहे पढ़े ही आपने नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड किया था, मतलब जो पानी इकट्ठा किया था काफी लार्ज क्वांटिटी में किया था, जो कि नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है, बट किसकी कंसेंट से? प्लेंटिफ की, तो उस केस में भी डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। थर्ड वन है जी एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, कि जो डिफेंडेंट है उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से एस्केप हुआ तो है पानी या वाटर जो भी है या डेंजरस सब्सटेंस एस्केप हुआ तो है, बट किसकी वजह से? ना डिफेंडेंट की गलती है ना प्लेंटिफ की गलती है, ये सारी गलती किसी थर्ड पार्टी की है, तो उस केस में भी जो डिफेंडेंट है वो लायबल नहीं होगा। राइट। स्टेचुटरी अथॉरिटी, कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, उस टाइम पे अगर प्लेंटिफ को कुछ लॉस हो भी जाता है तो उस केस में भी डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। एक्ट ऑफ गॉड के केस में भी डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। और लास्ट में क्या कहता है कि अगर एस्केप प्लेंटिफ के खुद की गलती की वजह से होता है तो फिर क्यों लायबल होगा भाई डिफेंडेंट? फिर तो आपकी गलती की वजह से हुआ है ना, सब आप ही लायबल होंगे, डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। ठीक है जी, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? ये स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पढ़ी, उसके एक्सेप्शंस भी पढ़े। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कहां से शुरू करेंगे? विकेरियस लायबिलिटी एंड विकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट से। ठीक है, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हम लोग आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अध्ययनम अकेडमी एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।